अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, हमने ऑनलाइन क्लास का जो सिलसिला शुरू किया था जिसमें हमने एंडोक्राइन सिस्टम को स्टार्ट किया था, उसमें हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर और इंटरमीडिएट लोब के हार्मोन्स को डिस्कस किया था। अब जो पोस्टीरियर लोब है उसके जो हार्मोन्स है वो हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। पोस्टीरियर लोब जो पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है उसमें दो हार्मोन्स होते हैं। एक्चुअली ये जो दो हार्मोन है वो वहाँ पे स्टोर होते हैं, सिक्रेट इनको हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस में पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस अलॉन्ग विद सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, ये इन दो हार्मोन्स को, ये न्यूक्लियस जो है हाइपोथैलेमस में ऑलमोस्ट 14 न्यूक्लियस है, तो वहाँ से ये जो दो तीन न्यूक्लियस हैं वो सिक्रीट करते हैं इन दो हार्मोन्स को, जो जाके फिर हेरिंग्स बॉडीज जो है उनमें स्टोर होता है विद इन दी पिट्यूटरी, विद इन दी पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ पे दो हार्मोन स्टोर होते हैं हेरिंग्स बॉडीज में। वो दो हार्मोन सिक्रीट हाइपोथैलेमस एक्चुअली करता है, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस, और उसी हाइपोथैलेमस की जो एक्सटेंशन है वो पोस्टीरियर लोब है, इसीलिए उसको हम बोलते भी हैं पोस्टीरियर लोब को न्यूरो हाइपोफाइसिस और पारस नर्वोसा। अब कौन से हार्मोन्स हैं? पहला हार्मोन जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से बाहर आता है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है, इसको हम पिटोसिन भी बोलते हैं, केमिकल फार्मूला इसकी है कार्बन 43, हाइड्रोजन 66, नाइट्रोजन 12, ऑक्सीजन 12 एंड देयर आर 2 सल्फर, which means it is C43, hydrogen H66, N12, O12 and S2. This is oxytocin. This oxytocin, it's also called as milk ejecting hormone, birth hormone, it's also called lover's hormone or love hormone or cuddle hormone. अब फिजियोलॉजिकल अगर हम देखेंगे एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, तो जब प्रेगनेंसी टर्म पे पहुंच जाती है, ऑलमोस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 38 to 40 वीक्स ये जब होता है, तो देयर इज ऑनसेट ऑफ लेबर, और लेबर को स्टार्ट करने के लिए वहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर। और जब लेबर स्टार्ट होती है, यूट्राइन कंट्रैक्शंस, बेबी को डिलीवर करने के लिए जब यूट्राइन कंट्रैक्शंस होती हैं, उन यूट्राइन कंट्रैक्शंस की वजह से हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलस लेता है, फिर पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को गाइड करता है कि वो रिलीज करे ऑक्सीटोसिन, और वो ऑक्सीटोसिन जाके फिर से यूट्राइन कंट्रैक्शंस को बढ़ाता है, और पॉजिटिव फीडबैक के तहत फिर से इन यूट्राइन कंट्रैक्शन की वजह से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और अंटिल द बेबी इज़ डिलीवर्ड। या अगर कोई फीमेल है जिसमें हमने डिलिबरेटली लेबर इंड्यूस करनी है, कोई कॉम्प्लिकेशन है बेबी में, तो मेडिकल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, दे वांट टू इंड्यूस द लेबर, उस टाइम हम सिंथेटिकली ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं लेबर को स्टार्ट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ पिटोसिन। अब और क्या काम है ऑक्सीटोसिन का? अब प्रोलेक्टिन का हमने देखा, प्रोलेक्टिन जो है मेमोरी ग्लैंड्स को उनका साइज जो है इंक्रीज कराता है, फिर मिल्क प्रोडक्शन कराता है। अब मिल्क प्रोडक्शन विद इन द मेमोरी ग्लैंड्स हो गई है, तो ऑक्सीटोसिन क्या कराएगा? ये स्क्वीजिंग ऑफ दी जो है ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, उनकी स्क्वीजिंग करेगा, और स्क्वीजिंग की वजह से फिर जो मिल्क है वो लैक्टिफरस डक्ट्स में आता है, और लैक्टिफरस डक्ट्स में आके जब बेबी सक करता है तो इट्स इजी, वेरी इजी फॉर द मिल्क टू कम आउट थ्रू द निपल। तो अगर ऑक्सीटोसिन स्क्वीजिंग ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स नहीं करेगा, मिल्क लैक्टिफरस डक्ट्स में नहीं आएगा, तो देन इट इज़ वेरी हार्ड फॉर द बेबी टू गेट द मिल्क व्हाइल सकिंग। तो यहाँ हमें ये पता चला प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन कराता है और ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन कराता है। इट्स मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। By squeezing the mammary glands, it brings this milk into the lactiferous ducts, where from the by means of sucking of the baby, the milk is taken or sucked by the baby. अब इसके अलावा ऑक्सीटोसिन की इन फंक्शंस के अलावा क्या ये रिलीज कब होता है? ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन अगर हम देखेंगे एक मदर में, बेबी के रिलेटेड जो भी स्टिमुलस हैं वो ऑक्सीटोसिन रिलीज कराते हैं। चाहे बेबी को देखे माँ, उस टाइम भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, चाहे मदर बेबी का ख्याल आए उस टाइम भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, चाहे स्मेल बेबी की मदर को आए उस टाइम भी
ऑक्सीटोसिन रिलीज जो है मदर में होगा, या बेबी की आवाज़ अगर मदर सुने तो उससे भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो दिस इज दी व्हाट आई कैन से व्हेन this oxytocin is released, how its secretion is regulated. There are physiological controls are also there, but these are the external stimulus. Anything related to the baby leads to secretion of oxytocin within the mother. Now मैंने अभी आपको बोला इट्स कडल्स हार्मोन, इट्स बॉन्डिंग हार्मोन। ये बॉन्डिंग कराता है, मदर को बेबी के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होती है। वाई? बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। Every thought related to the baby leads to production of oxytocin within the mother, and it is this oxytocin which gives bonding to the mother with the baby. Highest level of bonding, highest level of bonding. एक माँ जो है अपने बच्चे के बगैर पूरे दिन नहीं रह सकती, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है मदर की जो है ब्रेन में इसके रिलेटेड थॉट्स वो चलते रहते हैं, और जब थॉट्स चलते रहते हैं ऑक्सीटोसिन डेफिनेटली रिलीज होगा, और उसकी वजह से जो है इमोशनल जो है रिगर वहाँ पे होता है, इमोशनल एक्साइटमेंट होती है, इमोशनल बर्स्ट होता है, सर्जिंग होती है वहाँ पे। तो मदर लुक्स आफ्टर द बेबी, तो वहाँ पे जो बेबी और मदर के दरमियान जो बॉन्डिंग है इट्स बिकॉज ऑफ द ऑक्सीटोसिन। अकॉर्डिंग टू रिसर्च अगर हम देखें मदर की ऑक्सीटोसिन लेवल को हम सप्रेस करें, हम ऑक्सीटोसिन लेवल को कम करें, जो इसकी बॉन्डिंग बेबी के साथ है वो भी कम पड़ जाती है। या हम ऐसे बोलें अगर हम नेजल स्प्रे ऑक्सीटोसिन का कराएं मदर में, इफ द मदर नेग्लेक्ट द बेबी, अगर कोई माँ अपने बच्चे को नेग्लेक्ट करती है, उसका ख्याल नहीं रखती है, तो उस मदर को हम नेजल स्प्रे जो है ऑक्सीटोसिन का देंगे। एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट द मदर डेवलप्स बॉन्डिंग विद द बेबी, वो फिर उसका केयर स्टार्ट करना करती है, तो वो लत सी लग जाती है उसको। इट्स बिकॉज ऑफ द ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ से हमें द कडलिंग नेचर ऑफ ऑक्सीटोसिन पता चलता है। अब ये था फिजियोलॉजिकली ऑक्सीटोसिन जो हमने बताया बर्थ में कैसे हेल्प करता है। अब है बॉन्डिंग। मे बी दिस विल बी कंट्रोवर्शियल बट मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। आफ्टर द एडोलसेंस क्रॉस करने के बाद पहले साइकोलॉजिकली बिहेवियर कंट्रोल करता है इंसान। एड में होता है, बचपन होता है, एड होता है कि इंसान जो चाहे वो उसके लिए होना चाहिए। देयर इज़ नो लॉजिक, देयर इज़ नो रीजनिंग, देयर इज़ नो रेशनल, जो चाहे वही मिलना चाहिए इंसान को। एक पर्सनैलिटी होती है इंसान की जिसको हम एड बोलते हैं। अब एड में क्या होता है, सेरोटोनिन की लेवल इंक्रीज होती है, नॉरएपिनेफ्रिन की लेवल इंक्रीज होती है, और डोपामीन की लेवल इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे इन तीन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की लेवल जब ये इंक्रीज होती है इंसान एक्साइटमेंट में आ जाता है। एक्साइटमेंट में आने के बाद इंसान लॉजिस्टिक नहीं रहता है, क्या सही है क्या गलत है, ये तो पूरा जो है कंसेप्ट दिमाग से चला जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ व्हेन अ पर्सन गोज इनटू एडोलसेंस, जिसको हम टीन एज बोलते हैं। व्हाई टीन एज इज डेंजरस? दिस इज माय क्वेश्चन, व्हाई टीन एज इज डेंजरस? एक बंदा चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब ये टीन एज में चला जाता है, टीन एज में जाने के बाद क्या होता है इस पर्सन में, पहले तो ऑक्सीटोसिन, बहुत सारे बोलते हैं मेल्स में ऑक्सीटोसिन नहीं निकलता, डेफिनेटली मेल्स में भी ऑक्सीटोसिन निकलता है। जिस में मेल में ऑक्सीटोसिन नहीं होगा वो इमोशनल लेस होता है, उसमें इमोशंस नहीं होती, वो कडलिंग नहीं कर सकता, वो बॉन्डिंग नहीं कर सकता। अब कौन सा चीज़ जो है वही मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि वाई मेल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फीमेल्स। तो व्हेन अ पर्सन गोज इनटू द टीन एज, अब टीन एज में क्या है, इंसान का जो बिहेवियर है, यहाँ इंसान अपोजिट सेक्स जो होता है उसकी तरफ इंसान प्रेफरेंस देने लगता है, उसकी तरफ इंसान प्रेफरेंस दें। तो डेफिनेटली मेल विल गिव प्रेफरेंस टू फीमेल एंड फीमेल विल गिव प्रेफरेंस टू मेल। तो यहाँ पे अपोजिट सेक्स की जो है वो प्रेफरेंस ही लग जाती है। अब तो होता क्या है, जब मेल टीन एज में फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, दीज आर द थ्री न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसकी लेवल बढ़ जाती है व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स गिविंग प्रेफरेंस। जब ये अपोजिट सेक्स की जो वहाँ पे मेल का अपोजिट सेक्स फीमेल है उसको प्रेफरेंस देने लगता है, तो इन न्यूरो ट्रांसमीटर्स की जो लेवल है वो बढ़ जाती है। अब इनकी वजह से क्या होता है, पर्सन एक्साइटमेंट में चला जाता है, इंसान का जो लिम्बिक सिस्टम है वो तो वहाँ से जो कॉग्निशन है वो ख़त्म हो जाती है, रियलिस्टिक थिंकिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, पर्सन गोज इनटू वर्चुअलिज्म, वो ख्यालों की दुनिया में चला जाता है, वर्ल्ड ऑफ उटोपिया। तो सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन इंसान को दिलाती है। यहाँ इंसान रेशनल, लॉजिस्टिक, ये सारा जो है ये अप्रोचेस खो बैठता है। इसलिए पर्सन
बोलता है जो मेरा अपोजिट सेक्स है, जिसको मैं प्रेफरेंस, दिस इज एवरीथिंग फॉर मी। ये यहाँ पे गलती उस पर्सन अपोजिट सेक्स की नहीं है, इट इज द न्यूरो ट्रांसमीटर जिनकी लेवल बढ़ गई है। इफ एट दिस टाइम these three neurotransmitters are brought into the control, then person will lose excitation, the person will go into realistic world. इन न्यूरोट्रांसमीटर की लेवल क्यों बढ़ जाती है? इट इज बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन both in males and females. It's not necessary that oxytocin will be released in female in terms of pregnancy, formulaic injection. No, before pregnancy, in virgin females, unmarried females, there is also release of oxytocin, and males there is release of oxytocin. अब जब प्रेफरेंस लग जाती है, मेल फीमेल को प्रेफरेंस देता है, देयर इज रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, एंड ऑक्सीटोसिन इज बॉन्डिंग हार्मोन, इट इज कडलिंग हार्मोन, इट विल फोर्स अ पर्सन टू गिव प्रेफरेंस टू द अपोजिट सेक्स। इंसान प्रेफरेंस देना नहीं चाहता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन की वजह से इंसान देता है, या सिचुएशन वैसी हो जाती है, कहीं से कोई ऐसा म्यूजिक आ जाता है, इंसान को कहीं लॉन्ग ट्रेवल पे चला गया और नाइट जर्नी पे है, तो म्यूजिक सब बज जाता है, तो अच्छा म्यूजिक है, म्यूजिक की जो लिरिक्स है वो इंसान को लुभाती हैं। अब जो ये लिरिक्स इंसान सुनता है, तो वहीं पे इंसान जो है इसकी पर्सनैलिटी एज्यूम करती है, एज इफ आई एम द सिंगर, या इंसान किसी बिलाउड की तरफ चला जाता है। वाई सो? बिकॉज दिस ब्यूटिफुल म्यूजिक, दिस ब्यूटिफुल लिरिक्स, दे स्टिमुलेट द रिलीज एक्सक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, इंसान बॉन्डिंग करना चाहता है, इंसान कडलिंग करना चाहता है, अपोजिट सेक्स जो इसके साथ होता है, या इसके साथ इसने किसी को प्रेफरेंस दी होती है या देना चाहता है, तो उसके थॉट्स आ जाते हैं। बिकॉज ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के बाद जो है न्यूरोट्रांसमीटर लेवल बढ़ जाती है, तो यहाँ से इंसान जो है इमोशनल अटैचमेंट करना चाहता है, इट्स बिकॉज ऑफ द ऑक्सीटोसिन। नाउ लव इज नथिंग बट रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, दिस इज द स्टेटमेंट। नाउ this oxytocin level, it brings the bonding, it brings attachment. Now it has been seen, if a person does not give attention towards the female, towards his wife, and if this person is nasal sprayed with oxytocin, the person starts giving importance to to his wife, तो उसकी तरफ अटैच होना चाहता है उस टाइम जब उसको हम ऑक्सीटोसिन जो है इनहेल कराते हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है इसका जो बॉन्डिंग नेचर है ऑक्सीटोसिन का। या एक और जो है मैं बताना चाहता हूँ, मेल्स में ऑक्सीटोसिन कम निकलता है, बहुत कम निकलता है। अगर ऑक्सीटोसिन कम निकलेगा, मेल्स लेस इमोशनल होते हैं, फीमेल्स उनमें ऑक्सीटोसिन ज़्यादा होता है, मोर इमोशंस होते हैं। जब ऑक्सीटोसिन में ज़्यादा होगा, मोर इमोशन उनमें ज़्यादा होंगे, और वो ट्रस्ट वर्दी ज़्यादा होते हैं। वो चाहे कोई भी रिलेशन हो, बेबी की हो, फादर की हो, ब्रदर की हो, किसी की भी रिलेशन हो, दे लुक आफ्टर द रिलेशन, बिकॉज ऑक्सीटोसिन इज मच मोर रिलीज्ड इन फीमेल। जब ऑक्सीटोसिन ज़्यादा होगा, कडलिंग ज़्यादा होगी, लुक आफ्टर ज़्यादा होगा, केयर ज़्यादा। अब मेल्स की बात करें, वो ट्रस्ट वर्दी भी ज़्यादा होते हैं फीमेल। इन टर्म्स ऑफ मेल, अब जो है ऑक्सीटोसिन कम है। अगर ऑक्सीटोसिन कम है, इमोशंस कम है, तो मेल्स ट्रस्ट वर्दी कम ही होते हैं, दे आर ऑलवेज डिसेप्टिव, बिकॉज ऑक्सीटोसिन लेवल कम पड़ जाए, deception is there. This was the concept of love in terms of hormone and neurotransmitters. The other hormone that comes from neurohypophysis, parasympathetic or posterior lobe of pituitary gland, is antidiuretic hormone, also called as vasopressin. Arginine vasopressin is another name, or argipressin. ये जो हार्मोन है, इसका काम क्या है? बॉडी का फ्लूइड लेवल है, वाटर लेवल है, उसको मेंटेन करना। अब होता क्या है, इंसान जो चाहे कोई भी फ्लूइड किसी भी तरीके से ले, वेजिटेबल्स के ज़रिए ले, प्योर वाटर जो है वो थ्रू इट वो पर्सन ले, या किसी भी टी कुछ भी हो ड्रिंक करे कोई, वहाँ से जो है बॉडी में वाटर चला जाता है। और ये वाटर अगर बॉडी में इतना रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा? हाइपरवोलीमिया हो सकता है, एंड लेटर ऑन प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन वहाँ पे क्या है, जो किडनीज है वो कंटिन्यूसली फिल्टर करती हैं, GFR 125 ml पर मिनट ये कांस्टेंट रेट है। यूरिन जो है उसकी जो नॉर्मल फॉर्मेशन है 1 लीटर जो है वो बनता रहता है। अब होता क्या है, अब जब किडनीज में ये ब्लड जो है फिल्ट्रेशन के लिए चला जाए, फिर ब्लड के कंटेंट ग्लोमेरुलस से बोम्बेनस कैप्सूल, फिर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिबल इनटू द लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटिबल, कलेक्टिंग डक्ट, माइनर मेजर कैलाइसिस, रीनल, पेल्विस एंड इनटू यूरेटर्स। दिस इज द पैसेज that it will be dragged out of the body. अब अगर वाटर जो है, जो फिल्ट्रेशन के टाइम बोमेनस कैप्सूल
में चला जाए, फिर ये रीअब्जॉर्ब नहीं हो जाए ब्लड में, तो ये वाटर जो है यूरिन में चला जाएगा और यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसको हम डायूरिसिस बोलते हैं, पॉलीयूरिया। वाटर ब्लड फिल्ट्रेशन के दौरान जो है वो बाहर आता है, ब्लड में फिर रीअब्जॉर्ब नहीं होता है, तो डायूरिसिस होगी, पॉलीयूरिया होगा, यूरिन ज़्यादा बनेगा, जिसकी वजह से बॉडी का फ्लूइड कंटेंट है वो कम पड़ जाएगा। अब जब बॉडी का अब यूरिन ज़्यादा बनने लग जाता है, तो क्या होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट या हम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के एरिया में, वहाँ पे ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो ऑस्मो रेगुलरिटी देते हैं। ये ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, फिर सिग्नल्स देते हैं। एक्टिवेशन के बाद हाइपोथैलेमस को सिग्नल्स देते हैं, और हाइपोथैलेमस जब सिग्नल्स देता है वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है एडीएच को रिलीज कराता है। अब ये एडीएच फिर क्या करेगा, ये जाके वाटर रिटेंशन कराएगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब कराएगा इनटू द ब्लड। जब वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो वाटर में ब्लड में रीअब्जॉर्ब होगा, तो वहाँ से फ्लूइड कंटेंट जो है बॉडी का वो मेंटेन रहता है। अब अर्लियर स्टडीज़ में ये कहा जाता था कि एंटी डायरेटिक हार्मोन जब वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है तो इसकी वजह से जो है सोडियम होम्योस्टेसिस पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडीज़ ये सोडियम रीअब्जॉर्प्शन भी कराता है, और सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कराने के साथ साथ अब एंटी डायरेटिक हार्मोन ब्लड प्रेशर को भी जो है कंट्रोल करने में मदद करेगा। एक तो ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन डेफिनेटली कराएगा इन दिस कलेक्टिंग डक्ट, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो बॉडी का जो है नॉर्मल जो फ्लूइड कंटेंट है उसको रखने के लिए, हाइपोवोल्यूमिया प्रिवेंट करने के लिए, हाइपर वोल्यूमिया प्रिवेंट करने के लिए, डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा ये है कि ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराएगा, उसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होगा, और सोडियम रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं, सोडियम होम्योस्टेसिस नहीं बल्कि वेजो कंस्ट्रक्शन भी कराता है। वेजो कंस्ट्रक्शन भी एडीएच इज अ पोटेंट वेजो कंस्ट्रक्टर, जो है ल्यूमेन ऑफ द वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करने में मदद करता है। इसके साथ ही जो है इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट भी देखा गया है। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है पेन किलिंग इफेक्ट का भी इसका बॉडी में है, और ये स्ट्रेस को ओवरकम करने में मदद करता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन बॉडी में कम पड़ जाए, उसकी वजह से एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। जैसे इंसुलिन अगर कम होगा तो उससे डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। अब अगर जैसे एडीएच कम पड़ जाए उससे डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है, और जो पेशेंट डायबिटीज़ इंसिपिडस से सफ़र करता है उसमें यूरिन फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उन पेशेंट को हम सिंथेटिकली फिर या तो डेस्मोप्रेसिन देंगे या कोई और सिंथेटिक ये वेसोप्रेसिन देते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम है ये डायूरिसिस को जो है कम करने में मदद करता है, सो दैट द फ्लूइड विल रिटर्न इन द बॉडी। तो यहाँ से हमारा जो पोस्टीरियर लोब है वो कंप्लीट हो गया, और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो 9 मेजर हार्मोन्स हैं उनको हमने कंप्लीट किया। इंशाअल्लाह मुस्तान इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग थायराइड ग्लैंड एंड द फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। टिल देन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप you will watch this video keenly and thoroughly. I will not ask for sharing, subscribe and all that. मेरा मकसद यही है कि जो इसमें छुपी थोड़ी सी नॉलेज है, जो पॉइंट्स हैं वो आप बाहर निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम।